नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अस्पताल है या कसाई खाना, तस्वीर लगभग कानपुर की कुछ ऐसी है। कानपुर के रामा डेंटल कॉलेज की शर्मनाक करतूत देखिए। 1.5 लाख ना चुका पाने पर बच्ची का शव रखा बंधक बनाकर। 3 दिनों तक वेंटिलेटर पर बच्ची का शव रखा था। मौत के बाद भी परिवार को वो शव नहीं दिया गया, परिवार के हवाले नहीं किया गया। अस्पताल का फरमान, पैसा चुकाओ शव ले जाओ। परिवार ने लगाया अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। परिजनों के हंगामे के बाद पहुंचे प्रशासन ने शव परिजनों को सौंपा। निजी अस्पताल में बच्ची की मौत का मामला, 3 दिन पहले बच्ची की मौत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची का शव नहीं दिया। कहा पहले पेमेंट लाओ, उसके बाद बच्ची का शव ले जाओ। शव पर भी ये लोग कैसे दलालियां करते हैं। पैसा जमा करें, हम जो बोल रहे हैं, हमारी ये लोग सो रहे हैं कि नहीं, हमारी बिटिया ने उठ के पानी। अस्पतालों की संवेदनहीनता की ये कोई पहली तस्वीर नहीं, लेकिन सवाल ये कि स्वास्थ्य महकमा मौन क्यों है। ऐसे में जिला प्रशासन की चुप्पी का राज आखिरकार क्या है। क्यों एक मासूम बच्ची की मौत के बाद भी उसके शव को उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाता। मासूम बच्ची की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। कौन है बच्ची की मौत का जिम्मेदार, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। चौथा सवाल, वेंटिलेटर पर 3 दिनों तक शव रखने का आरोप कितना सही है, इस पर भी जवाब देना चाहिए कि क्यों वेंटिलेटर पर रखा बच्ची का शव। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी पर कब लगेगी लगाम। देखिए, ऐसे जो मौके हैं या ऐसे वाकये हैं बहुत दफा आते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा ऐसे मामलों को लेकर क्यों मौन रहता है। क्यों इन अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों ये मौत के भी सौदागर बन जाते हैं। ये क्यों शवों पर भी पैसों की भीख मांगते हैं। भीख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ परिवार बेबस और लाचार, जिसने अपनों को खोया, उसके बावजूद भी ये लोग उस पर उनसे पैसे मांग रहे थे। उसको भीख ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। आनंद तिवारी, ब्यूरो चीफ, कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ में। आनंद, बहुत ही शर्मनाक वाकया है। संवेदनहीनता की इससे ज्यादा हद नहीं हो सकती कि शव पर भी ये लोग पैसे मांगते हैं। पूजा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये घटना को देखा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को इस बच्ची को डेंगू की वायरस था और उसको लेकर के इसको यहाँ पर एडमिट कराया गया था जी। प्लेटलेट्स बॉडी में बहुत कम थे, जिसके चलते इसको ठीक, इसके जैसा कि परिजन बता रहे हैं, ये ठीक हो गई थी। पिछले 5 या 6 तारीख में इसको खूब ठीक देखा गया, चलती फिरता देखा गया है। बताया जा रहा है 5 या 6 तारीख की रात में इसने कोई यहाँ पर पानी पिया है और पानी के पीने के बाद करीब 1 घंटे बाद ये बेड से उठती है और गिर जाती है। उसके बाद से लगातार अस्पताल प्रशासन परिवारजनों को इसे मिलने नहीं दे रहा है। उसके बाद से लगातार परिवार ने कोशिश की है इससे मिलने की, लेकिन इसको परिवार का आरोप है कि उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और 9 तारीख की सुबह जो है इसको बता दिया जाता है कि बच्ची की मौत हो चुकी है। अब बच्ची की मौत के बाद जब बच्ची की बॉडी परिवार के लोग मांगते हैं तो उससे साफ तौर पर कहा जाता है कि आप लोगों का जो पैसा बकाया लगभग 2,12,000 का बिल है, जिसमें 65,000 के आसपास की रकम जो है आपकी बकाया है, उसको पूरा करिए, इसके बाद बॉडी को ले जाइए। अब देखिए, एक समझदारी वाली बात, सोचने वाली बात यह है कि परिवार इस चीज को सरेआम मीडिया से भी बोल रहा है, पुलिस से भी बोल रहा है और स्वास्थ्य विभाग से बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ना स्वास्थ्य विभाग कुछ बोलने को तैयार है, ना ही डीएम साहब कुछ बोलने को तैयार है और ना ही प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है। आज परिवार जब गिड़गिड़ाता हुआ थाने पहुंचा है, जब परिवार के काफी लोग, जब यहाँ पर जनता इकट्ठी होने लगी तो थाने के कुछ लोग आते हैं और ये जो 62,000 रुपए की उधारी की बात है, इस रकम को माफ करवाने के साथ करीब 3 बजे लड़की का जो शव है, जो 3 दिन वेंटिलेटर में मरा हुआ रखा गया है, पैसे को लेकर के, पैसे की मांगों को लेकर के, उसको परिवार को सौंपते हैं, जिसके चलते परिवार बेबस होकर लड़की के शव को लेकर चला जाता है। अभी तक परिवार में, आपको बताया, परिवार से हम लोगों ने बात करनी चाहिए तो यहाँ से प्रशासन ने परिवार को भगा दिया, लेकिन लड़की का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। परिवार लड़की को लेकर के अपने जो उनका गृह निवास है बंगले कानपुर में चकेरी थाना पड़ता, वहां पर लेके गया है। जी पूजा। अच्छा, अभी इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने क्या कदम उठाए, क्योंकि ये तो बेहद लापरवाही का मामला है। और आखिर कैसे इतनी असंवेदनहीनता ये अस्पताल दिखा सकते हैं, और ऐसे क्या बाकी के और अस्पतालों को लेकर भी जो स्वास्थ्य महकमा है वो कार्रवाई के लिए तैयार है। पूजा, आज कानपुर में घटना पहली नहीं है। कानपुर में इसके पहले कम से कम 20-25 घटनाएं हैं जो महीने के अंदर होती हैं। यहाँ पर कई मर्तबा देखा जाता है कि मरे हुए लोगों की लाशें रखी रहती हैं, मरे हुए लोगों को वेंटिलेटर पे ये कह के जिंदा रखा जाता है ताकि उनको कुछ पैसा मिल जाए कि वो अभी जिंदा हैं। ये पहला वाकया कानपुर में, मैं अगर कहूँ कि पहला वाकया तो बिल्कुल गलत होगा। इस तरीके कई वाकया कानपुर में होते रहते हैं। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसे और अस्पतालों पर कार्रवाई को तैयार है स्वास्थ्य महकमा।
क्योंकि फिर तो स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठेंगे। महकमे के कान में अगर जूं रेंग रहा होता तो ये पहला महकमा शायद होता, मैं कह पाता इस चीज को। स्वास्थ्य महकमे को सारी जानकारी होती, सीएमओ, एडिशनल सीएमओ से लेकर के पूरा स्वास्थ्य विभाग सब जानता है कि निजी अस्पतालों में क्या होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे वो मूक दर्शक बना रहता है। ये बड़ी वजह है जिसके चलते निजी अस्पताल जो है इस तरीके की कार्रवाई से बचते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो आज मरीजों को इस तरीके के हालात से गुजरना पड़ता है, उनके परिजनों को सब नहीं दिया जाता है, सबके नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। जी पूजा, तो ये पूरा मामला डीएम एसडीएम तक के पास तक नहीं पहुंचा, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है जिले की। उनका जैसे कि हम लोगों ने परिजनों से बात करी है, परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन डीएम साहब को भी गई है, एसएसपी साहब को भी गई है और स्वास्थ्य विभाग को भी बताया गया है। लेकिन बावजूद इसके इस लड़की के सबको 3 दिन तक वेटर में रखा गया और कहा गया कि वो जिंदा है, लेकिन वो लड़की 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। परिवार से 62,000 रुपए के लगातार जो है रकम को वसूली को लेकर के उस पर दबाव बनाया जा रहा था। और आज जब एक संबंधित कल्याणपुर एसओ को जब ये बताया गया परिजनों ने, जब जहाँ पर जनता लोगों के बीच आई, परिजनों से मुखातिब हुई, अस्पताल प्रशासन को डांटा गया, तब इन्होंने डर के मारे जो है उस पैसे को माफ किया और उस लड़की के सबको एसओ के एसएचओ संबंधित कल्याणपुर एसएचओ के कहने पे परिजनों को दिया गया, जिसका पोस्टमार्टम अभी भी नहीं हुआ है। जी पूजा, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए हैरत की बात है कि कैसे इतनी असंवेदनहीनता दिखाई जा सकती है, मानवीय मूल्यों का कैसे कत्ल हो सकता है। और ये वो डॉक्टर्स, ये वो अस्पताल हैं जो कि जिंदगी देने के लिए बनाए गए, लेकिन यहाँ पर अब मौत के बाद भी सौदेबाजी होती है, यहाँ पर मौत के नाम पर भी सौदा किया जाता है। ये मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखकर जिंदा दिखाते हैं और उसके बाद खूब अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। और जब परिवार को ये सच सामने आ जाए तो ये परिवार के साथ में भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, फिर बोलते हैं पैसा लाओ शव पाओ। हाथरस पहुंचे निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह, आरोपी पक्ष के परिवार से मिलने पहुंचे हाथरस। पैसे लेकर आरोपी पक्ष का केस लड़ेंगे एपी सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। मीडिया तो बाद में बात, मीडिया बाद में बात जब निर्दोष है तो डीएनए खड़ा है, डीएनए के लिए बने क्यों खड़े? और सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। पहले देश बांटा, अब लोगों को बांट रहे हैं। खतरनाक सोच उनके डीएनए का हिस्सा है। जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र, मत, मजहब के आधार पर बांटना। इनको सत्ता मिली तो परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इनके लिए परिवार, खानदान ही देश, बाकी कुछ नहीं। जब जब सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते, जब सत्ता में नहीं रहते तो विभाजन और षड्यंत्र करते हैं। अब इनके चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ उनके संबंध उजागर हो रहे हैं। एक तरफ शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, विकास की प्रक्रिया से सबको जोड़ने का प्रयास। यह अभियान लगातार पिछले 6 वर्षों से केंद्र की सरकार चला रही है। पिछले 3-साढ़े 3 वर्षों से प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इन सबके चेहरों को पहचानिए तो इनके लिए अपना परिवार और अपना खानदान ही देश है, वही समाज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं। और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उस समय फिर विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते। और अब तो इन लोगों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ इनके संबंध उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बहुत बड़ी यानी षड्यंत्र की एक साजिश देश के खिलाफ, जब पूरा देश श्री राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उमंग और उत्साह में था, तब कुछ तत्व दंगे रचने की साजिश रच रहे थे। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जुड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इन सभी लोगों को जो वहां पे पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, भारत की नागरिकता देने का काम हो रहा था, और इसकी ऐतिहासिक घोषणा संसद के द्वारा आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा की जाती है, तब देश के खिलाफ एक षड्यंत्र करके दंगा कराने की साजिश होती है। जब प्रदेश अपने कामगार, श्रमिकों, समाज के विकास को कोरोना कालखंड में तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तब उत्तर प्रदेश में व्यापक जाति और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की एक व्यापक योजना रची जाती है। इन चेहरों को पहचानो तो ये वही लोग हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को बंद कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके शासन काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोरोना इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से अधिक बच्चे असमय कालकलवित हुए थे। एक भी बार इन्होंने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, कभी इसके बारे में कोई नहीं बोला, क्योंकि मरने वाला बच्चा गरीब का था, दलित का था, अल्पसंख्यक समुदाय का था। गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन एक भी सहानुभूति के शब्द कभी भी न सपा ने, न बसपा ने, न कांग्रेस ने, न किसी अन्य दल ने कभी उनके प्रति व्यक्त किया। और भाइयों बहनों, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को निकल रही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय की व्यापक रणनीति के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को हम सदैव के लिए समाप्त करने के अंतिम चरण में चल रहे हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर कसा है तंज। राहुल, प्रियंका सिर्फ हाथरस पर राजनीति करने आए थे। कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही साधुओं की हत्या पर खामोश क्यों हैं? किसी साधु की हत्या पर उनके घर क्यों नहीं जाते राहुल, प्रियंका गांधी? किसी अल्पसंख्यक समुदाय को खरोच भी लग जाए तो पूरी कांग्रेस पहुंच जाती है। कांग्रेस, सपा, बसपा आपको साधु संतों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार नजर नहीं आते? साधु संतों के प्रति विपक्ष को कोई संवेदना नहीं है। विपक्षी पार्टियों की नजर में साधु संत का तो कोई महत्व ही नहीं। साधु संत की हत्याओं पर कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस शासित राज्य में साधु संतों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या इन लोगों को आपका संरक्षण मिल रहा है? आप सभी ने देखा था कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर। उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस। यहां पर उनके नेता का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर 2 उनके मरेंगे, 2 इनके मरेंगे, तब राहुल गांधी जी आएंगे। तो आप आखिर ये कराकर आप जाना चाहते हैं तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? और यहां पर अगर किसी को खरोच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो और तमाम पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के। इनको उन पर बड़ा दर्द दिखाई देता है कि इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व तो नहीं है आपकी नजरों में? खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? आखिर आपके कांग्रेस के शासित राज्यों में हो क्या रहा है? इससे पहले तो कभी हमारे देश में इस तरह की चीजें नहीं घटी। इस चीज के लिए आपको प्रदेश और देश की जनता को जवाब देना होगा कि आखिर आपके शासित राज्यों में इस तरह से साधुओं की हत्या क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या आपका संरक्षण मिल रहा है उन लोगों को?
हिस्ट्री शीटर बच्चा पासी पर प्रशासन की कार्रवाई। धूमनगंज के 2 मंजिला मकान का ध्वस्तीकरण हुआ। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान निर्माण का आरोप है। कई आपराधिक मामले बच्चा पासी पर दर्ज है। अकेले धूमनगंज थाने की बात करें तो यहीं पर ही 29 मामले दर्ज हैं बच्चा पासी पर। उत्तर प्रदेश में 4,33,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण है। कोरोना संक्रमण 40,210 एक्टिव केस का है आंकड़ा। और उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव केसेस की संख्या कम हो रही है। कोरोना से 3,87,149 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 89.26%। यूपी में कोरोना से अब तक 6,353 लोगों की मौत भी हुई है। सरोजनी नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी ये लोग सप्लाई किया करते थे। आरओ पानी की आड़ में ही अवैध शराब का निर्माण हो रहा था, लेकिन अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी ये सप्लाई हुआ करती थी। यही अवैध शराब न जाने कितने ही लोगों की इससे पहले भी सेहत बिगाड़ चुकी है, यहाँ तक कि जान भी छीन चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें रुक नहीं रही। 4 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा। 2 युवकों ने रंजिशन गोली मारी थी। करीब 1 साल से चल रहा था विवाद। मृतक के परिवार वालों ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गहनता से मामले की जांच की और मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।